नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RGS में। पर डे की तरह आज भी आपके सम्मुख हाजिर है डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें जिसे इनकी ज़रूरत हो। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया, आज का ये पहला प्रश्न है। तो क्या ये 2014 में शुरू किया गया, 2015, 2016, 2017, कब शुरू किया गया? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2015 में शुरू किया गया। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, डेली करेंट अफेयर का प्रोग्राम में क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि इसको जो है 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 10 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं कोई भी योजना के, कोई अभियान के, तो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इसको शामिल किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का 10वां संस्करण दिवस मनाया। इस योजना ने देश भर में लड़कियों के अधिकारों की रक्षा, उनकी शिक्षा में सुधार और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका प्रारंभ जो हुआ था ये वो जो है 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में किया गया था। ठीक है, तो प्रारंभ आप याद रखेंगे कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया गया था। और हरियाणा के पानीपत में लॉन्च होने का कारण भी खास रहा है क्योंकि वहाँ पर लिंगानुपात सबसे कम रहा है उस राज्य में। तो लाजमी है कि हम उस एरिया से ही जो है किसी कार्यक्रम की शुरुआत करें जो उस अभियान के तहत फोकस बिंदु है। तो जो फोकस बिंदु था हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, वो हरियाणा के पानीपत में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल लिंगानुपात में गिरावट को संबोधित करना और लड़कियों के संरक्षण, जीवन रक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना। यह योजना जागरूकता अभियानों के साथ साथ जमीनी स्तर पर लक्षित समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। अब इसका एकीकरण हो चुका है, ये मिशन शक्ति के साथ जो है एकीकृत हो चुका है, यानी मिशन शक्ति में मर्ज कर दिया गया है, जो 15वें वित्त आयोग की अवधि यानी 2021, 2022 से 2025, 2026 तक लागू होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मंत्रालय जो है समन्वय करते हैं और इस अभियान का संचालन करते हैं। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट योजना के बजटीय नियंत्रण और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के ऊपर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है वो क्षमता निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी लेती है। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है योजना के शैक्षिक घटकों का विकास और क्रियान्वयन करती है। तो ये 3 मंत्रालय हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। मिशन शक्ति का परिचय भी देख लेते हैं। तो मिशन शक्ति का जो प्रारंभ है वो जुलाई 2022 में किया गया था और ये एक सरकारी पहल है। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, संरक्षण, सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने हेतु शुरू किया गया था मिशन शक्ति 2022 में। उद्देश्य क्या था? यह योजना महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में सहयोग प्रदान करती है जो विभिन्न सेवाओं के माध्यम से होती है, जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करना, महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक
जागरूकता बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की ओर बढ़ाना, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में रहने में मदद करना। तो ये मिशन शक्ति का उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लड़कियों के जन्म अनुपात में गिरावट आ रही थी, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत का एक मुख्य कारण लड़कियों के जन्म अनुपात में गिरावट था। 2011 की जनगणना की बात करें तो लड़कियों का जो सेक्स रेशियो था 918 था, ठीक है, यानी 918 जो है लड़कियां पैदा हो रही थी तो 1000 लड़के पैदा हो रहे थे, ठीक है। तो ये सेक्स रेशियो था 2011 में। जो 2001 में 927 लड़कियों प्रति 1000 लड़के से कम था, ठीक है, यानी 2001 में जो है ज़्यादा था सेक्स रेशियो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की उपलब्धियां क्या रही? तो इसकी सफलता लिंग असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा गया, जिसकी प्रमुख उपलब्धियां निम्न है। लिंग अनुपात में सुधार हुआ, जैसे कि 2014-15 में 918 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों से बढ़कर 2022-23 में 933 हो गया, ठीक है। और आज के न्यूज़ में भी ये फ्रंट पेज पर था, तो आप देख सकते हैं उसको। लड़कियों के नामांकन में भी वृद्धि हुआ है, यानी विद्यालय में ड्रॉप आउट रेट जो बढ़ रहा था लड़कियों के मामले में, लड़कियों के ड्रॉप आउट का मामला वो भी जो है कम हुआ है, यानी नामांकन बढ़ा है। 2014-15 में औसत नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 2021-22 में 79.4% हो गया है, ठीक है। तो नामांकन भी बढ़ा है। स्टेम में नामांकन भी जो है ये बढ़ा है। लगभग जो है आधी आबादी जो है लड़कियों की है, बेटियों की है, वो स्टेम में। स्टेम से मतलब क्या है? एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग और एम फॉर मेडिकल, इसमें जो है नामांकन बढ़ा है। संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। संस्थागत प्रसव क्या होता है? जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में प्रसव हो, ठीक है, इसमें वृद्धि हुई है। पहले क्या होता था कि किसी के घर में जो है दाई आती थी और डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन अब जो है संस्थागत रूप से यानी हॉस्पिटल्स में प्रसव हो, उसमें भी सुधार हुआ है। तो ये जो है 2014-15 में संस्थागत प्रसव 87% से बढ़कर 2019-20 में 94% हो गया, जिससे सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित हुआ और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई। तो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर क्या है? तो ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मातृ मृत्यु दर जो है कितने प्रति 1000 या लाख पर गणना की जाती है, और शिशु मृत्यु दर जो है कितने प्रति 1000 पर गणना की जाती है, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जागरूकता अभियानों की सफलता जो है, बेटी के साथ सेल्फी, तो अब लोग जागरूक हुए हैं, बेटी को अभिशाप नहीं समझते हैं, उसे दूसरे की अमानत नहीं समझते हैं, बल्कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उसके साथ सेल्फी लेते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने लड़कियों और महिलाओं के कौशल विकास और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है। यानी कोई भी जनसंख्या हो, यदि उसमें कौशल नहीं है तो वो जनसंख्या हमारे आर्थिक गतिविधि में सहायक नहीं होती है। जब उसे कौशल दे दिया जाता है तो आर्थिक भागीदारी में उसकी सुनिश्चितता हो जाती है। तो कौशल भी बढ़ा है, जिससे उनका जो है सशक्तिकरण हुआ है, ठीक है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम था। अब अगला प्रश्न है, ला पैरोस युद्ध अभ्यास किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? फ्रांस, भारत, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो ये फ्रांस के द्वारा शुरू किया गया था, और ये हो कहाँ पर रहा है? इंडो पैसिफिक रीजन में हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। भारतीय नौसेना ने विध्वंसक
आईएनएस मुंबई के साथ बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस 2025 में भाग लिया। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य में आयोजित हुआ। तो कहाँ आयोजित हुआ? मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य। तो ये आप देख लीजिएगा, मलक्का, सुंडा और लोम्बोक जलडमरू मध्य कहाँ पर है। ठीक है, तो इसे आप जरूर देखिएगा। 16 जनवरी से शुरू हुआ और यह अभ्यास 14 जनवरी तक चलेगा। 8 देश इसमें प्रतिभागी हैं, जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और सिंगापुर। ये सभी जो है 8 देश इसमें भाग ले रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है 2019 में फ्रांस द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा क्या है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आप देख लीजिए लोकेशन, ये रहा हमारा मेघालय, ठीक है, ये रहा त्रिपुरा और ये रहा मणिपुर। तो ये तीनों स्टेट हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के। 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो 7 सिस्टर में ये सभी स्टेट आते हैं, ठीक है। और इन सभी स्टेटों में 3 का जो है 21 जनवरी को स्थापना दिवस है। और इस मैप में देखेंगे तो मेघालय जो है सिर्फ एक भारतीय राज्य को टच कर रहा है, जो कि कौन सा है? असम को, ठीक है। उसके बाद इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है, इधर भी घिरा है, इधर भी घिरा है और इधर भी घिरा है। उसके बाद ये देखेंगे मिजोरम है लास्ट में और ये मणिपुर है। तो मणिपुर की सीमा किसके साथ लगती है? तो मिजोरम के साथ लगती है, असम के साथ लगती है और नागालैंड के साथ लगती है। और इधर अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ लगती है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 21 जनवरी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री एवं अन्य नेताओं द्वारा तीनों पूर्वोत्तर राज्यों की परंपराओं और संस्कृति की प्रशंसा की गई। 21 जनवरी 1972 को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो 21 जनवरी 1972 को जो है ये तीनों राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। और पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत किया गया। तो ये याद रखिएगा, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था? 1971 में। मणिपुर के इतिहास को देख लेते हैं किस तरीके से भारत में विलय हुआ। तो 15 अगस्त 1947 से पहले शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए ऐसे लगभग सभी राज्यों जिनकी सीमाएं जो है भारतीय संघ के साथ लगती थी को विलय करते हुए एकजुट कर लिया गया था। अधिकांश राज्यों के शासकों ने परिग्रहण के साधन यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसेशन नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जिसका अर्थ यह था कि उनका राज्य भारत संघ का हिस्सा बनने के लिए सहमत है। आज़ादी से कुछ समय पूर्व मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में मणिपुर में चुनाव कराए और राज्य एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया, ठीक है। इस प्रकार मणिपुर चुनाव कराने वाले भारत का पहला भाग था। मणिपुर की विधानसभा में भारत के साथ विलय को लेकर अत्यधिक मतभेद थे। भारत सरकार ने सितंबर 1949 में एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराने में सफलता प्राप्त की। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब आज़ादी मिली भारत को, तो उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। और उसके बाद 1951-52 में चुनाव हुए। तो उसके पहले ही मणिपुर का चुनाव हो गया था और उसके
तहत जो है मणिपुर को एक संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया था। त्रिपुरा के बारे में देख लेते हैं। तो त्रिपुरा जो है 15 नवंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय होने तक त्रिपुरा एक रियासत था। 17 मई 1947 को त्रिपुरा के अंतिम महाराजा वीर विक्रम सिंह के निधन के पश्चात महारानी कंचन प्रभा महाराजा वीर विक्रम की पत्नी ने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व संभाला। भारतीय संघ में त्रिपुरा राज्य के विलय में उन्होंने सहायक की भूमिका निभाई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, चूँकि अभी जो अमेरिकी राष्ट्रपति नवनियुक्त हुए हैं, शपथ ग्रहण किए हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने अभी फिलहाल घोषणा की है कि वो पेरिस समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन से हम बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी हुए नहीं हैं बट घोषणा किया है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके की नीतियां रहती हैं डोनाल्ड ट्रंप जी की। फिलहाल प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा, न्यूयॉर्क, नैरोबी, लंदन। तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहते हैं, इसकी जो है स्थापना जो है वो कब हुई थी? एक मिनट। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई थी और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी एक के रूप में ये काम करती है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और 194 देश जो है WHO के सदस्य देश हैं। अगर अमेरिका जो है WHO से बाहर हो जाता है तब जो है इसमें 193 देश बचेंगे। 150 देशों में इसके कार्यालय होने के साथ साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है तथा सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के साथ सहयोग से कार्य करता है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब क्या हो गया कि ये एक देश ये हो गया, एक देश ये हो गया और यहाँ की जो सरकार है और यहाँ की गवर्नमेंट है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो उसी को बोलते हैं अंतर सरकारी संगठन। तो WHO में मान लीजिए ये WHO है और इसी तरीके से 194 गवर्नमेंट हो गई, यानी सरकार हो गए, देश हो गए। ठीक है, तो ये सब जो है कोऑर्डिनेशन करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये इसी को बोल रहा है कि अंतर सरकारी संगठन है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। साथ ही WHO साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों को स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है तथा स्वास्थ्य संबंधी रुझानों की निगरानी और मूल्यांकन करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया। अतः 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य या कार्य देख लें तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी कार्यों पर निर्देशक एवं समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। यानी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो निर्देश देता है और समन्वय करता है। जैसे कोविड-19 के समय में ये निर्देश दे रहा था कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तो WHO ने ही निर्देश दिया था। संयुक्त राष्ट्र के साथ विशेष एजेंसियों, सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, पेशेवर समूहों और ऐसे अन्य संगठनों जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी हैं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित करना एवं उसे बनाए रखना इसका कार्य है। सरकारों के अनुरोध पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करना भी इसका मुख्य कार्य है। ऐसे वैज्ञानिक और पेशेवर समूहों के मध्य
सहयोग को बढ़ावा देना जो स्वास्थ्य प्रगति के क्षेत्र में योगदान करते हैं। तो ये भी इसका एक कार्य है। WHO में भारत कब शामिल हुआ? तो 12 जनवरी 1948 को इसका सदस्य बना भारत। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 1967 में WHO ने गहन चेचक उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें भारत को मदद किया। ठीक है। और WHO और भारत सरकार के समन्वित प्रयास से 1977 में चेचक का उन्मूलन किया गया। ठीक है। अब जो ट्रंप जी जो राष्ट्रपति बने, तो WHO से क्यों बाहर होना चाह रहे हैं? उनका मानना ये है कि जब कोविड-19 का समय था तो उस समय जो देश की अन्य सरकारें थीं और जो WHO के सदस्य देश थे, तो वो ठीक से तरीके से काम नहीं कर रही थी, बल्कि किसी विशेष देश के दबाव में WHO नियम और निर्देश जारी कर रहा था। तो इसी कारण जो है ट्रंप जी घोषणा किए कि हम WHO से बाहर होंगे और पेरिस समझौते से भी बाहर होंगे, क्योंकि उनको अभी अपने अमेरिका फर्स्ट की नीति लागू करनी है। और जब अमेरिका फर्स्ट की नीति लागू करेंगे तो वो जो है आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देंगे और अपने देश को फिर से जो है आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहेंगे। तो इसी वजह से वहाँ कार्बन उत्सर्जन भी होगा। इसी वजह से दोनों से अपना जो है फैसला लिए हैं कि हम इससे बाहर होंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या कार्यकारी आदेश जारी किए, तो ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने अब बोला है कि संघीय जो कर्मचारी हैं उन्हें कार्यालय में अब लौटना होगा, जो कि कोविड में वर्क फ्रॉम होम के रूप में छूट दी गई थी। ठीक है। अमेरिका मैक्सिमो सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए हैं और सेना भेजी जाएगी। तो 2 घोषणा हो गई। उसके साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि अब जो है अमेरिका में 2 ही जो है लिंग होंगे, पुरुष और महिला। ठीक है। जैसे हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुरुष और महिला का। तो उनका भी मानना है कि 2 लिंग होंगे, पुरुष और महिला। ट्रांसजेंडर का जो है कोई मामला नहीं रहेगा। LGBTQ समानता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कार्यकारी आदेश निरस्त किए गए हैं। ठीक है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है, जिसका उद्देश्य देश में ड्रिलिंग कार्यों को बढ़ावा देना है ताकि अमेरिका ऊर्जा के निर्यातक के रूप में उभर सके। टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने वाले थे, लेकिन 15 दिनों की रोक लगाई है। ड्रग तस्कर को आतंकी घोषित करेंगे और फ़लस्तीनियों के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपित इजरायलियों से प्रतिबंध हटाएंगे। तो ये कार्यकारी आदेश जारी किए ट्रंप जी ने। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2024 की विजय हजारी प्रतियोगिता किसने जीती? कर्नाटक, विदर्भ, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र। तो किसने जीती है? कर्नाटक ने जीती है। इसकी व्याख्या को देखें तो कर्नाटक की वरिष्ठ पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में विदर्भ को 36 रनों से हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जो है गुजरात के वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में हुआ। आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया गया। पुरुषों की 50 ओवर का सीमित एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता था और 38 रणजी टीमों ने भाग लिया था इसमें। BCCI ने जो है 1993-94 पुरुष क्रिकेट टीम के लिए रणजी वनडे ट्रॉफी नामक क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत की थी। 2007-08 में BCCI ने महान भारतीय बल्लेबाज विजय हजारे के सम्मान में इस प्रतियोगिता का नाम
जो है विजय हजारे ट्रॉफी कर दिया। पहली विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती थी। तो ये रहा महत्वपूर्ण पॉइंट कि पहली विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में +20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो DRDO, IIM अहमदाबाद, IIT मद्रास। तो यहाँ पर किसने विकसित किया है? DRDO। मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं है। IIT मद्रास मान सकते थे पर ये सही नहीं है, DRDO है। ठीक है। तो भारतीय सैनिक ठंड से हर हाल में महफूज रह सकेंगे, इसके लिए ही ठंड को चुनौतियों से पार पाने के लिए DRDO ने भारतीय सैनिकों के लिए खास सूट डिजाइन किया है। यह सूट जो है -60 डिग्री तापमान में भी सैनिकों को गर्म रखेगा। इस खास सूट को हिम कवच नाम दिया गया है। सियाचिन और बर्फीली जगहों पर भारतीय सैनिकों को ड्यूटी करने में काफ़ी समस्या आती है। जैसा कि आपके कोई जानने वाले होंगे तो आप पूछिएगा उनसे किस तरीके से वहाँ पर बॉर्डर पर जो है भारतीय सेना हमारे देश की रक्षा करती है और किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही जो है हाड़ कपाऊ ठंड पड़ती है, फिर भी वो लोग वहाँ डटे रहते हैं। तो दुश्मनों से ज़्यादा हाड़ कपा देने वाली ठंड जवानों के लिए परेशानी के लिए सबब बनी रहती है। DRDO के हिम कवच से सेना के जवान ठंड से तो पूरी तरह से सेफ रहेंगे। हिम कवच को कई लेयर्स में तैयार किया गया है और इसमें सांस लेने की कैपेसिटी और आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हिम कवच मल्टीलेयर क्लोथिंग सिस्टम तकनीक से तैयार किया गया है। ठीक है। सभी लेयर्स को गर्मी पैदा करने के लिए इंसुलेशन सिस्टम के मुताबिक बनाया गया है। तो जैसे कि आप जो है जब ठंडियों में रजाई में सोते हैं तो एक रजाई मोटा सा ओढ़ लीजिए तो वो काम नहीं करेगा, लेकिन वहीं 2 कंबल आप मिला करके ओढ़ लीजिए। कंबल जो है रजाई से पतला ही रहेगा, लेकिन जब 2 कंबल मिला लेते हैं तो ये जो बीच में एयर होता है, ये एयर जो है इंसुलेटर का काम करता है और हमारी जो शरीर की टेम्परेचर होती है उसे जो है वो मेंटेन करने के लिए काम करता है। तो यहीं पर ये जो है मल्टी लेयर क्लॉथिंग सिस्टम तकनीक से तैयार किया गया है। इस खास सूट को पहनकर भारतीय जवान हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी बिना किसी रुकावट के अपना मिशन जारी रख सकेंगे। ECWS यूनिफॉर्म को DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस ने डेवलप किया है। तो ये आप याद रखिएगा किसने डेवलप किया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में लॉन्च मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन क्या है हमारा? मुंबई, कोलकाता, देहरादून और पुणे। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डी ऑप्शन, पुणे में क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है। तो भारत मिशन मौसम के एक भाग के रूप में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में एक क्लाउड और चैम्बर स्थापित करने की योजना बना रहा है। इससे बादलों के निर्माण और प्रकृति का विस्तृत अध्ययन संभव हो सकेगा, जो विशेष रूप से भारतीय मानसून की स्थितियों के लिए प्रासंगिक होगा, ताकि आने वाले समय में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जानकारी बेहतर ढंग से IMD कर सके। तो इसी को लेकर के जो है क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है पुणे में। क्लाउड चैम्बर एक बंद बेलनाकार ड्रम है जिसमें जलवाष्प और एरोसोल को इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है। नियंत्रित आर्द्रता और तापमान के अंतर्गत यह कक्ष वैज्ञानिकों को क्लाउड सीडिंग का अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करता है, जो बादल की बूंदों और बर्फ कणों में योगदान करते हैं। भारत के क्लाउड चैम्बर में संवहन गुण व्याप्त होंगे। संवहन क्या होता है? जब जो है गर्म हवा नीचे धरातल पर वायु गर्म होती है, जैसे ये सन है और ये इसकी रेज आ रही है और धरती है,
यहाँ पर जो हवा है या जल है, ये जब इस पर रेज पड़ती है तो ये गर्म होता है, गर्म होकर के वाष्प में बदलता है और ऊपर की ओर उठता है, तो इसी को बोलते हैं संवहन। ठीक है, संवहन गुण व्याप्त होंगे जिससे भारतीय मौसम प्रणालियों को सामान्य रूप से प्रभावित करने वाली स्थितियों के तहत क्लाउड भौतिकी की बेहतर समझ प्राप्त होगी। भारत को विशेष रूप से क्लाउड एरोसेल इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से क्लाउड सीडिंग का पूर्व अनुमान प्राप्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे, शिलांग, बेंगलुरु, वाराणसी। तो कहाँ किया जाएगा? पुणे में किया जाएगा, पुणे में किया जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन पुणे में आयोजित होगा। इसमें भारत की सैन्य शक्ति के ऐतिहासिक प्रदर्शन में शक्तिशाली हथियार और अत्याधुनिक प्लेटफार्म शामिल थे। नेपाल सेना बैंड के अलावा सेना दिवस परेड में राष्ट्रीय कैडेट कोर की एक पूरी तरह से महिला मार्चिंग टीम एक पूरी तरह से महिला अग्निवीर टुकड़ी और रोबोटिक खच्चरों का एक समूह शामिल था। इस वर्ष सेना दिवस समारोह की थीम समर्थ भारत सक्षम सेना, तो ये थीम इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, समर्थ भारत सक्षम सेना था, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना की क्षमताओं और भारत को और अधिक शक्तिशाली देश बनाने में इसके योगदान को प्रदर्शित करना था। 12 मार्चिंग रोबोटिक्स खच्चरों ने अपने संचालकों के साथ पहली बार प्रतिष्ठित परेड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सेना दिवस परेड में प्रदर्शित किए गए प्लेटफार्मों के K9 वज्र स्वचालित वोहित्जर, BMP-2 शरद पैदल सेना लड़ाकू वाहन, सर्वत्र ब्रीजिंग सिस्टम, T-90 टैंक, स्वाति हथियार लोकेटिंग रडार, एटोर N1200 ऑल टेरेन वाहन, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम और मोबाइल संचार नॉइस शामिल थे इसमें। तो ये सब उपकरण जो है इसमें शामिल किए गए थे। अब आज के सेशन का ये एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है? तो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। और ये क्या है? संकल्प से शिखर तक इसकी थीम है। और कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। तो ये 3 पॉइंट हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय खेल एक ओलंपिक शैली का बहुखेल आयोजन है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एथलीट पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। राष्ट्रीय खेल का 38वां संस्करण 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित होगा। प्रतियोगिता की संरचना जो है, राष्ट्रीय खेलों में 32 प्रतिस्पर्धी खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी। इसके अलावा 4 प्रदर्शन खेल भी शामिल किए गए हैं। कलारीपयट्टू, योगासन, मलखम, राफ्टिंग। तो कलारीपयट्टू, योगासन, मलखम, राफ्टिंग ये जो है 4 जो है प्रदर्शन खेल में के रूप में शामिल किए गए हैं। थीम और टैगलाइन क्या है? खेलों का शुभंकर मौली है। तो शुभंकर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मौली। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। ठीक है, तो मौली किसके नाम पर रखा गया है? मोनाल, जो कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। यह क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। खेलों की टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। तो ये टैगलाइन इम्पॉर्टेंट है। शुभंकर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण है? 38वां है। ठीक है, कब से कब तक हो रहा है ये तो छोड़ दीजिए, कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। और
4 प्रदर्शन कौन कौन से खेल हैं? कलारीपट्टू, योगासन, मलखम और राफ्टिंग। ये शॉर्ट नोट्स में बनने चाहिए आपके। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाले समय में हम आपके साथ जो है बने रहें। और इस वीडियो में और क्या सुधार किया जा सकता है इस सेशन में, आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से वीडियो में बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।